हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। लगातार मेहनत करने का समय है, मेहनत करते रहिए और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। साथियों आपके सामने ये पेश है एसएससी टी इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न विज्ञान के हम इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी बीच बीच में ऑप्शन से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलेगी आपको दी जाएगी। मतलब आपका कीमती समय, जितना भी समय आप इस वीडियो को देने वाले हैं उससे बहुत सारी जानकारी आप क्वेश्चन के अलावा बहुत सारी जानकारी सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने पहला प्रश्न, यदि हम बात करें एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करती है। जी हाँ साथियों, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी आयतन पर, ऑप्शन सी वेग पर या ऑप्शन डी संवेग पर। साथियों एक वस्तु के जो जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता होती है वह द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जी हाँ, किस में निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है। साथियों इनसे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि आपसे कोई बात करे कि सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं, सदिश राशि, ये ध्यान रखना सदिश राशि कौन कौन सी होती हैं। तो सदिश राशि क्या ध्यान रखना है, इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। विषुवत बल, क्या ध्यान रखना है? विषुवत बल, विषुवत बल ये आपको ध्यान रखना है। इससे आप, मैं सदिश राशि इसलिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि राशियाँ दो प्रकार की, सदिश और अदिश। तो सदिश यदि आपको याद रहेंगे तो आप कंफर्म टिक कर रख पाएंगे कि ये सदिश है कि अदिश है। तो सदिश आपको पता रहेंगी। ठीक है, तो विषु से क्या हो जाएगा, इस विषु से क्या हो जाएगा? विस्थापन। जी हाँ, इस विषु से क्या हो जाएगा? इस विषु से आपका हो जाएगा विस्थापन। क्या लिख देते हैं? विस्थापन कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं विस्थापन। इस विषु से क्या हो जाएगा? विस्थापन। यदि आपसे कोई पूछेगा विस्थापन कौन सी राशि, तो आप क्या बताएंगे कि विस्थापन जो है वह एक सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन हो गया। अगला वा वजन से यदि मैं पूछूं इस वा से क्या हो जाएगा, यदि कोई आपसे पूछे इस वा से क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? इस वा से हो जाएगा वेग। क्या लिखेंगे? वेग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वेग हो जाएगा। यदि मैं बात करूं इस ता से क्या हो जाएगा, यदि कोई पूछे इस ता से क्या हो जाएगा, तो ता से क्या होता है? त्वरण। क्या ध्यान रखना है? त्वरण। तो त्वरण एक कौन सी राशि है? त्वरण भी एक सदिश राशि है। ठीक है, और यदि कोई आपसे पूछे कि ब से जो बल पूरा लिखा हुआ है, इस बल से पूरा लिखा हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा? बल से जो हो जाएगा आपको बल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन एक जो कौन सी राशि है? विस्थापन आपकी एक सदिश राशि हो जाएगी, वेग आपकी सदिश राशि हो जाएगी, त्वरण आपकी सदिश राशि हो जाएगी, बल एक सदिश राशि हो जाएगी। इनके अलावा जो आपको दिया हुआ है आयतन, आयतन एक अदिश राशि है। वेग एक कौन सी राशि हो जाएगी? वेग मैंने आपको बताया, यहाँ पे तो वेग हो जाएगी सदिश राशि। ये वेग से आपको ट्रिक भी मैंने लिखवाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? जी हाँ, शून्य में जो है तो क्या, शून्य में जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? समान गति होती है, समान त्वरण होता है, या समान वेग होता है, या समान बल होता है। तो शून्य में जो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उसका क्या होता है? समान त्वरण होता है। शून्य में जब कोई वस्तु गिरती है तो उसका क्या? समान त्वरण जो जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, त्वरण किसे कहते हैं? गति में जो परिवर्तन होता है ना, गति में परिवर्तन करने की जो दर होती है उसी को त्वरण कहते हैं। अब बोलेंगे गति में परिवर्तन सर कैसे गति में परिवर्तन? तो गति में परिवर्तन ऐसे कि यदि गाड़ी आप चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हो, तो उसमें आप गति में कभी 20 चलाए, कभी 25 चलाए, कभी 30 चलाए, कभी 40 चलाए। तो इस तरह से जो वेग में जो गति में जो परिवर्तन आता है उसी को त्वरण बोल देते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जी हाँ, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई में वापस लौटने वाले बल को, जब स्प्रिंग को अपन खींचते हैं तो स्प्रिंग अपनी जगह पर पुनः वापस आ जाता है ना, ऐसे बल को अपन क्या कहते हैं? आप क्या बोलते हैं? विभव बल बोलते हो, गुरुत्व बल कहते हैं, स्प्रिंग बल बोलते हैं, या प्रत्यानयन बल बोलते हैं। तो स्प्रिंग जब अपनी सामान्य लंबाई पर वापस आकर लौट जाती है तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का वापस उसी जगह का पुनः
अपनी अवस्था में वापस लौटना है प्रत्यनयन बल कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? जी हाँ, जूट जो क्षेत्र होता है उसके लिए सर्वाधिक मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो जो जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी? जूट के क्षेत्र के लिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जूट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी को हम सबसे क्या बोलते हैं? उपजाऊ मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी उसे कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो काली मिट्टी होती है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है? जी हाँ, आपको क्या ध्यान रखना है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में सबसे अधिक सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कपास होता है सर्वाधिक। क्या होती है? कपास। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन एक जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है? ये भी आपको ध्यान रखने में मैंने नोट लिख दिया। जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। निम्न में कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? जी हाँ, भारतीय कृषि की कौन सी एक विशेषता नहीं है? प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता पर निम्न स्तर, फसलों की विविधता या बड़े खेती की प्रधानता? तो जो भारतीय कृषि की, पहले मैं आपको बता दूं विशेषता कौन सी है। भारतीय कृषि जो होती है प्राकृतिक पर अधिक निर्भर होती है, बिल्कुल सही है। उत्पादकता का निम्न स्तर, बिल्कुल सही है। फसलों की विविधता, बिल्कुल सही है। तो जो भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी नहीं, बड़े खेतों की जो प्रधानता वो भारतीय कृषि की विशेषता सही नहीं, क्योंकि इसमें हमको क्या पूछा गया? नहीं पूछा है। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा करिए, देखा करिए कि पूछापन से क्या गया है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? जी हाँ, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश? जी हाँ, किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गुप्त वंश ने जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश ने सबसे अधिक सर्वाधिक दिए थे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? गुप्त वंश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश ऑप्शन ए इसका पहला आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जी हाँ, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त से है। किससे? एरण अभिलेख का जो संबंध है, एरण अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से। एरण अभिलेख का जो संबंध है वो किससे है? भानुगुप्त से है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? जी हाँ, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए या राजस्व एवं भूमि कर के लिए? तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश किसके लिए अपना प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश किसके लिए? साहित्यिक कार्यों का जो संरक्षण करना होता है, ये गुप्त राजवंश की प्रमुख विशेषता थी। किसकी? गुप्त राजवंश की प्रमुख विशेषता क्या थी? कि साहित्यिक कार्यों का संरक्षण करना, ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। तो ये ध्यान रखना, गुप्त राजवंश। और अगर कोई कहे कि इनके काल को मतलब स्वर्ण काल के नाम जाना जाता है, तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। ये भी आपको ध्यान रखना, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। ध्यान रखना है। और इसका प्रतापी राजा इस काल का कौन सा? तो चंद्रगुप्त था, है ना? तो ये ध्यान रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर वैदिक काल के, जी हाँ, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे उनको किस नाम से जाना जाता था? यजमान, अर्थवर्ण,
श्रवण यस्य श्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे उनको किस नाम से जाना जाता था, उनको हम लोग श्रवण नाम से जानते थे। जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी हुआ करते थे उनको हम श्रवण नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं आपको आपके अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जी साथी हो, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, गेहूं, जौ, चावल या तंबाकू। तो किस मतलब किस फसल का ज्ञान उनके लोगों को नहीं था, पुराने लोगों को किस फसल का, वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था, तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बाकी गेहूं जानते थे, जौ जानते थे, चावल जानते थे। तंबाकू की देन किसने है, तंबाकू भारत में पुर्तगाली दे के गए हैं। कौन दे के गया है, पुर्तगाली लोग, पुर्तगाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको दी जाए तब तो आपको लगेगा कि हाँ संतुष्टि हुई है, क्योंकि एक प्रश्न मतलब अनेक जानकारी थोड़ा सा मिले तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में भी लगे कि हाँ जानकारी हमें मिल रही पर्याप्त रूप से। तो इससे जुड़ी जानकारी, क्योंकि भारत में पहला विदेशी कौन था, जी हाँ, भारत में पहला आने वाला विदेशी कौन था, वास्को डिगामा था, 1498 ईस्वी में आया था। अच्छा, अब भारत में कौन कौन से लोग आए थे, किस सन में आए थे, तो ये भी जानकारी आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि कौन कौन से लोग किस सन में आए थे, तो थोड़ा सा ये भी जानकारी लिख लीजिए। तो इसके लिए अपने पास ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक ध्यान रखना है, पुत्र अड़ा, क्या लिखना है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, ये ध्यान रखना। पुर्त से क्या हो जाएगा, पहले भारत में कौन से विदेशी आए थे, पुर्तगाली, क्या ध्यान रखना है, भारत में प्रथम विदेशी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली। दूसरे कौन थे दोस्तों, अंग्रेज थे। क्या हो जाएगा, अंग्रेज, ध्यान रखना। और इस ड से क्या हो जाएगा, डच, कौन थे, डच। इस ड से क्या हो जाएगा, डेनिश, कौन थे, डेनिश। ठीक, ध्यान रहेगा क्या। और इस फ से क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी, कौन थे, लास्ट में कौन आए थे, फ्रांसीसी। तो ये ध्यान रखना है सारी चीज़ें। यदि कोई आपसे पूछेगा कि भारत में पहली विदेशी कंपनी कौन थी, तो पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। और भारत में सबसे अंतिम पर कौन जाने वाले थे, मतलब सबसे अंतिम कौन से विदेशी भारत छोड़ के, तो पुर्तगाली ही थे, ध्यान रखना। और पुर्तगाली ही हमें तंबाकू दे के गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के वैदिक काल के लोग किस फसल को जानते थे, गेहूं भी जानते थे, जौ भी जानते थे, चावल भी जानते थे, लेकिन तंबाकू नहीं जानते थे। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था, मांडा, सुरकोटदा, हुलास या बालाकोट। तो ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी तो भारत में नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बालाकोट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बालाकोट जो हिस्सा वो भारत में नहीं था। बाकी हिस्से सारे, यदि मैं बात करूँ तो कौन कौन सा हिस्सा भारत में था, मांडा भी भारत में था, क्या ध्यान रखना है, मांडा भारत में था, सुरकोटदा भारत में था, हुलास भारत में है, लेकिन बालाकोट नहीं है। बालाकोट पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया गया है, किस पशु का चित्र नहीं किया गया है, हाथी, गाय, गैंडा या बाघ का। तो हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं थी एवं पक्की मिट्टियाँ की जो कलाकृतियाँ थी उसमें हम किस पशु का चित्रित नहीं किए, हाथी, गाय, गैंडा या बाघ। तो आंसर हो जाएगा गाय का उन्होंने चित्रित नहीं किया, बाकी सारे जानवरों को उन्होंने चित्रित किया है। उन्होंने हाथी को भी चित्रित किया है, उनकी कलाकृतियों में हाथी भी है, गैंडा भी है, बाघ भी है, लेकिन गाय का चित्रित नहीं है, गाय को चित्रित नहीं किए हैं। और वहीं वैदिक काल में यदि बात करूंगा तो गाय को मारना बड़ा पाप कहलाता था, गाय की बड़ी पूजा होती थी, अघन्या बोला जाता था। तो ध्यान रखना, वैदिक काल के लोग, वो जो हड़प्पा काल के लोग थे वो गाय को नहीं जानते थे, हाथी, गैंडा, बाघ इत्यादि जानवरों को जानते थे, लेकिन गाय को नहीं जानते थे। और वैदिक काल की बात करूंगा तो वैदिक काल में गाय एक प्रमुख जानवर माना था जिसकी पूजा होती थी। ठीक है, देवी देवताओं के समान मानते थे। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है। तो ये भी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में
अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड और जानकारी है तो देव ये जानकारी मिलेगी ही, और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो प्रथम वेद कौन सा है? यदि सबसे पुराना वेद कोई बोलेगा, पुराना वेद क्या हो जाएगा? पुराना वेद तो यही हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक। सबसे अभी नया वाला वेद कौन सा है? नया वेद कौन सा है? वेदों की संख्या तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अभी नया वेद कौन सा है? ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे नया है। अच्छा, अथर्ववेद में क्या है? सारे वेदों के बारे में थोड़ा जान लेते क्या क्या चीज़ें हैं। तो जादू और टोना जैसी चीज़ें किस में लिखी हैं? जादू टोना वगैरह किस में दिया हुआ है? अथर्ववेद में दिया हुआ है। अच्छा भैया, ऋग्वेद में के 8वें मंडल में हम लोग गायत्री सूत्र लिए हैं, है ना। वर्ण मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब किस में? ऋग्वेद में दिया हुआ है, मंडलों का विभाजन। अच्छा, कोई बोलेगा यजुर्वेद में क्या दिया हुआ? तो मंत्र पद्धति, पूजा पाठ वगैरह सब यजुर्वेद में दिया। सामवेद में गीत गायन से रिलेटेड चीज़ें सामवेद में दी हुई। तो ये चारों वेदों की जानकारी है। और ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। तो ये भी ध्यान देना है। तो ऋग्वेद का जो जानकारी रखता है, जो पाठक होता है, पाठ करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न का आंसर हो जाए कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है वो 3 बार आया है। कितनी बार आया? सॉरी फॉर दैट, ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख है वो 1 बार आया है। क्या आया है? 1 बार गंगा नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार आया है। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूं कि जो ऋग्वेद वगैरह है उसमें सरस्वती नदी का बहुत जिक्र होता है। सरस्वती नदी एक महत्वपूर्ण नदी उस समय के लोग मानते थे। तो इससे रिलेटेड क्या जानकारी ध्यान रखनी है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी गई है। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन भी कई बार हुआ है। और गंगा नदी का जो वर्णन आपको से कोई पूछे तो सिर्फ गंगा नदी का वर्णन 1 बार हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? फ्रेंच जर्मनी के बीच, ब्रिटिश एवं डच के बीच, या ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच, या फ्रेंच एवं पुर्तगाल के बीच? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ वो किसके बीच में हुआ था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो किसके बीच में हुआ था? यदि कोई आपसे पूछेगा कि वांडीवास का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान और मीर जाफर या मीर कासिम? तो जो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करने वाला कौन था? तो वो था मीर कासिम। मीर कासिम ने जो है तो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। जी हाँ, क्या ध्यान रखना साथियों कि जो मीर कासिम था, मीर कासिम उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, और यदि कोई आपसे पूछे कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। ठीक है, ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उसमें दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम प्रथम या शाह आलम द्वितीय? तो आंसर क्या हो जाएगा कि जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था उस समय भारत का शासक कौन था? दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने या सर हारकोर्ट बटलर ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने या सर
कोर्ट बटलर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग ही जो थे उन्होंने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगला प्रश्न आपके सामने, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवश्रव्य तरंग अल्ट्रा रेज जिनको कह देते हैं, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जिनकी जो हर्ट्ज कितनी होती है? 20,000 से 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको अवश्रव्य बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंफ्रासोनिक। सॉरी, अवश्रव्य तरंगों कितनी होती हैं? 20 हर्ट्ज से जिन कम होती है उनको अवश्रव्य बोलते हैं। एक होती 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इसको बोलते हैं पराश्रव्य। क्या बोल देते हैं? पराश्रव्य जो होती है वो कौन सी होती है? पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? जिनकी तरंग वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उनको क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका क्या? अवश्रव्य तरंगे जिनकी अच्छा बता, सबसे ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे कम आवाज़ सुन लेता है? बिल्कुल निम्नतम आवाज़ जो अवश्रव्य तरंगों को सुन सकता, हाथी हो जाएगा। ठीक है, और पराश्रव्य तरंगे जिनकी जो है तो आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कम लंबाई वाली किरणें हैं। जी हाँ, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे कम तरंग लंबाई किरणें कौन सी होती हैं? गामा जो किरणें होती हैं वो सबसे कम लंबाई वाली किरणें होती हैं, गामा किरणें। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती हैं? ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है? प्रकाश तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे। तो ऐसी तरंगे कौन सी जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है? तो ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता वो कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं उनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है। क्या ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है? तो कौन सी हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी। ठीक, अब थोड़ा सा जो लोग यहाँ तक वीडियो में आ ही गए हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी और प्लानिंग समझ लीजिए कि आखिरकार सफल हुआ कैसे जाता है। आप एसएससी के एग्ज़ाम में, जीडी के एग्ज़ाम में सफल कैसे होंगे? अच्छा, तो आप ये सोचेंगे कि आप कौन होते हैं हमको बताने वाले? तो भैया हम वही आदमी हैं, हम भी पिछली बार के एसएससी जीडी एग्ज़ाम में सफल विद्यार्थी ही हैं और पेपर हमने भी निकाला हुआ है। इस वजह से आप ये स्ट्रेटजी समझ लीजिए कि कैसे आपको करना है, कैसे आपको देना है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, कैसे आप मैथ में 25 में 25 पाते हैं और रीजनिंग में लोग 25 में 25 पाते हैं। ठीक है, मैं वही विद्यार्थी जिसमें सारा का सारा स्कोर मैंने किया हुआ है। अब आपको स्ट्रेटजी और प्लानिंग बता देता हूँ कैसे पेपर किए जाते हैं। ठीक, तो चलो देख लो थोड़ा सा प्लानिंग की कैसे करना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ये चार्ट बना लीजिए कि कैसे करना है। ठीक, अच्छा भैया, तो आपका हुआ इसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है? मैथ। क्या होती है? मैथ्स। फिर अगला सब्जेक्ट क्या होता है? रीजनिंग हो गई भैया। क्या हो गई? रीजनिंग हो गई, ये नोट करिएगा, रीजनिंग भैया। अच्छा, फिर भैया आती है जीएस, जीके, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स वगैरह भैया। अच्छा, और उसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं भैया? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। इसके बाद राइटिंग में ध्यान न दीजिए क्योंकि लिखने का अपने पास सुविधा ज़्यादा है नहीं, इस वजह से आपको थोड़ा सा ऐसी राइटिंग आती है। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके, जीएस है, और क्या आती है भैया? हिंदी आती है। ठीक, तो समय कितने में कितना देना और घर में कितनी प्रैक्टिस कितनी है, सारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग यहाँ पे होगी। ठीक, अच्छा भैया, मैथ भी अपनी 20 नंबर की आएगी भैया, रीजनिंग भी अपनी भैया 20 नंबर की आएगी भैया, और जीके भी अपनी 20 नंबर की आएगी भैया, और हिंदी भी अपनी 20 नंबर की आएगी भैया। अच्छा भैया, तो अब इसमें समय कितना लगाएं भैया? इसमें समय कितना लगाएं भैया? अच्छा, चलिए वो भी बता देते हैं। तो जीके में देखिए पेपर होगा आपका 60 मिनट का। कितने मिनट का होगा भैया? 60 मिनट का पेपर होने वाला। अब 60 मिनट को अपन कैसे डिवाइड करें कि 60 मिनट में पूरा पेपर हो जाए? तो भैया 20 में से जो मैथ के 20 के पेपर होते, देखो भैया
हिंदी की बताएं बात, जो 20 क्वेश्चन होते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट दीजिए दल्ला। 5 से 7 मिनट आपको देना है। कितने मिनट? 5 से 7 मिनट, बिल्कुल 5 से 7 मिनट। और 5 मिनट से कम समय में 5 मिनट लगभग मान लीजिए आपको देना है जीएस जीके में। ठीक, 5 मिनट का समय, लगभग आपके 10 से 12 मिनट यहाँ चले गए। अब आपके पास कितने मिनट बचते हैं? 38 मिनट। तो भैया 20 मिनट में जैसे ये करना है आपको, लगभग 20 से 25 मिनट इसको बना लीजिए। कितना? 20 से 25 मिनट आप यहाँ एडजस्ट करिए और 20 से 25 मिनट मैथ में एडजस्ट करना है। अब भैया आपको लगेगा कि कैसे करेंगे, तो भैया ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बात थोड़ा ढंग से कि कैसे करना है इनको एडजस्ट, लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेते हैं। तो भैया देखो, सारे प्रश्न तो आपसे बनेंगे नहीं कि 25 में 25 आप करना, तो तुरंत मैथ में ही देखना है कि भैया हमसे 20 में से 18 हो रहे हैं कि 17 हो रहे हैं, क्या 18 हो रहे हैं कि 17 हो रहे हैं, हमें उन्हें को करना है। और जो 2 ठो प्रश्न या 3 अधिक थोड़ा रहेंगे उनको अपन को ध्यान भी नहीं देना है, इतना उसमें समय लगाना है। तो आप आराम से 25 मिनट आपके एडजस्ट हो जाएंगे। 17-18 मानता हूँ, 20 में 20 करने में थोड़ा समय, पर 18-17 आराम से इजली बना पाओगे। 2 में ना ध्यान आते हैं। इसी तरह से रीजनिंग, तो भैया रीजनिंग में कोई वो नहीं, रीजनिंग में 20 में 20 स्कोर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक आध प्रश्न की बात अलग है। ठीक, तो इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट करो जीके जीएस में, और हिंदी में बिल्कुल समय नहीं देना है। और जैसे रही बात पढ़ने की, तो मैथ रीजनिंग में बिल्कुल टाइम एक्यूरेसी लगा के प्रैक्टिस करो। डेली बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाओ, डेली बना लेना है, तैयारी हो या ना हो मॉक टेस्ट डेली देना है। क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग बनेगी, कितने मिनट मेरे को कहाँ समय लग रहा, मैं कितने देर में कर पा रहा हूँ। तो ये सारी जब प्लानिंग रखेंगे, देखो पढ़ाई करना अलग बात है, और फिर वही पढ़ाई करने के बाद आपको एग्जाम में अप्लाई करना अलग बात है। स्ट्रेटजी प्लानिंग देखो अलग होती है। तो इस तरह से जब आप प्लानिंग से सारी चीज़ें स्ट्रेटजी के साथ करोगे, तब आप सफल हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, टाइम का भी मैनेजमेंट करके चलना। डेली एक मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए कहाँ पे क्या कमी रह गई, कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। अब मैथ रीजनिंग का बिल्कुल समय बना लीजिए, बढ़िया तरीके से कितने टाइम में अपन को करना है। बढ़िया पर्टिकुलर टेस्ट दिया करिए, मैथ का बिल्कुल लगा लीजिए, रीजनिंग का एक टेस्ट बढ़िया लगा लिया करिए, और पूरा एक मॉक तो लगाना ही लगाना, डेली लगाइए। बने आपकी तैयारी हुई हो या ना हुई है, कम नंबर से घबराना नहीं है भाई। आपके दिमाग में ये रहेगा कि अपन को 60 मिनट में इस तरह से प्लानिंग करके करनी है। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें बढ़िया समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।